गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है थर्सडे और आज का डे है बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने का। बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हमको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। सेकंड चैप्टर है प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको एक प्रारूप दिख रहा होगा। ये पूरा प्रबंध की प्रक्रिया है, यानी प्रबंध जो मैनेजमेंट है, प्रबंध यानी मैनेजमेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, ये सारे फंक्शंस मिलके प्रबंध की प्रक्रिया अथवा कार्य, यानी जो भी कार्य किए जाते हैं मैनेजमेंट में, जो भी मैनेजमेंट पूरा चलता है। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। तो पहले हम जाने कि ये चीज़ों है क्या। ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये सब मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं और ये सब कार्य के रूप में वर्क करते हैंगे। तो वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया कहलाती है। अब ये वर्क किस प्रकार करते हैं? मैनेजमेंट के कुल दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक होते हैं मुख्य कार्य और एक होते हैं सहायक कार्य। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्य कार्य। ये सारे जो सर्कल के अंतर्गत हैं वो सारे मैनेजमेंट के मुख्य कार्य यानी प्रबंध के प्रमुख कार्य। दो वर्गों में कार्यों को बांटा गया है, एक प्रमुख कार्य और दूसरे सहायक कार्य। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख कार्य। पहला है नियोजन। नियोजन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लानिंग। प्लानिंग वर्ड आपको पता है। प्लानिंग यानी पूर्व में योजना बनाकर कार्य करना। प्रबंध में, व्यवसाय में यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो पूर्व में क्या करना? उसकी एक योजना बनाना कि उस कार्य को किस तरीके से करना है, किस किस नीति, किस किस नियम लागू करते हुए उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना है। तो पहले यदि योजना बना ली जाए, जैसे हम अपने घरों में या कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, यदि तो हम अचानक से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन यदि हम पहले से प्लानिंग करते हैं, पहले से पूर्व में योजना बना लेते हैं, तो वो कार्य क्या होता है? बहुत ही सफल तरीके से संपन्न होता है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। ठीक उसी प्रकार मैनेजमेंट का मुख्य बिंदु है, यानी इसका प्रथम कार्य, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होगा? फर्स्ट वर्क क्या है? नियोजन। नियोजन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लानिंग करना। पहले करना क्या है? उसकी पूर्व में योजना बना लेना, क्या कहलाता है? नियोजन। सेकेंड स्टेप आते हैं हम संगठन। संगठन यानी क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन। अब प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग करने के लिए अब समूह बनाना, संगठन बनाना, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? व्यक्तियों का समूह चाहिए। छोटे छोटे स्तर पर समूह बनाना और उनके डिपार्टमेंट्स बनाना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? संगठन के अंतर्गत। क्योंकि प्लानिंग करने बस से काम नहीं चलेगा, उसको अंजाम कौन देगा? तो कौन देगा? संगठन देगी, ऑर्गेनाइजेशन देगी। वो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है नियुक्तिकरण। अब उसमें नियुक्ति करना, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टाफिंग करना। पदों पर नियुक्ति करना, किस पद के लिए किस प्रकार का व्यक्ति बेहतर होगा, ऐसे व्यक्तियों का चयन करके उनकी नियुक्ति करना क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण कहलाता है। तो ये हम नियुक्ति करेंगे तब जाकर संगठन कंप्लीट होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन कब कंप्लीट होगा? जब बुद्धि, कौशल और जैसे व्यक्ति की आवश्यकता प्रबंध में, मैनेजमेंट में है, ऐसे व्यक्तियों का चयन करना और उसको उसके स्थान पर बैठाना, यानी ये किसके अंतर्गत आएगा? नियुक्तिकरण के अंतर्गत आएगा। तो नियुक्तिकरण की भी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? प्रबंध का एक मुख्य कार्य है। अगला है निर्देशन। अब नियुक्ति हो गई, नियुक्ति करने के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई, स्टाफिंग हो गया, सब कंप्लीट हो गया। अब उनको निर्देश देना। निर्देश यानी क्या होता है? डायरेक्शन। निर्देश यानी डायरेक्शन देना। तो प्रबंध का नेक्स्ट वर्क होता है निर्देश करना, निर्देशन करना यानी डायरेक्शन करना। कर्मचारियों को निर्देश देना कि किस कार्य को किस तरीके से करना है, किस वर्ग को कौन से कार्य करने हैं, उसके तरीका क्या है कार्य करने का। ये सब किसके अंतर्गत आता है? निर्देशन के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है अभिप्रेरण। अब कार्य तो किया कर्मचारियों ने, कार्य करने के बाद जब वर्क हो गया तो अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन, यदि मोटिवेशन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अभिप्रेरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौद्रिक अभिप्रेरण और दूसरा होता है अमौद्रिक अभिप्रेरण।
मौद्रिक अभिप्रेरण जैसे कि मुद्रा, उनका वेतन बढ़ा देना, उनको बोनस देना, कर्मचारियों को कमीशन देना, उनके अच्छे काम के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये क्या कहलाता है? मोटिवेशन करना। तो कर्मचारी क्या करता है, जब मन उसका बहुत अच्छा होता है और वो प्रोत्साहित होता है, मोटिवेट होता है कि मैंने ये काम किया तो मुझे इतना अच्छा पुरस्कार मिला, तो वो आगे और अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मोटिवेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक मौद्रिक और अमौद्रिक। मौद्रिक हमने बताया वेतन, कमीशन, बोनस और उनको राशि रूप में मोटिवेट करना, और अमौद्रिक रूप से जैसे सामूहिक रूप से बुलाकर उनकी पीठ थपथपाना, उनको प्रमोट करना, उनको शाबाशी देना, उनका नाम देना सबके सामने। तो इस प्रकार से जो मोटिवेशन होगा वो अमौद्रिक मोटिवेशन की श्रेणी में आएगा। उससे भी व्यक्ति क्या होता है? प्रोत्साहित होता है आगे अच्छे काम करने के लिए। तो कर्मचारी का प्रोत्साहन बढ़ाया जाना। तो ये क्या है? अगला बिंदु अपन ने पढ़ा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण। नेक्स्ट हो जाते हैं संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी अपनी बात को अगले तक पहुंचाना। इसमें दोनों पक्षों का बराबर तालमेल होना चाहिए। संप्रेषण यानी जितना संदेश देने वाला महत्व रखता है उतना ही संदेश प्राप्त करने वाला महत्व रखता है। यदि किसी ने संदेश दिया गया लेकिन अगले ने उस संदेश को ठीक से सुना ही नहीं, तो वो वर्क कैसे करेगा? दोनों का जो सामंजस्य है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी संदेश देने वाला और संदेश पाने वाले की भूमिका इक्वल होनी चाहिए। यानी बात कब सफल होगी? जब बात कही गई और अगले ने उस बात को धारण किया और उस पर वर्क करना चालू कर दिया, तब वो संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन सही चल रहा है। मतलब अगर हमको किसी ने कोई बात बताई आकर, हमको संदेश दिया पर हमने उस संदेश को सुना ही नहीं, अगले ने संदेश दे दिया, अगले ने सोचा कि अगले ने सुन लिया और हमने सुना ही नहीं, तो वो संदेश देना और संदेश लेना वो कहीं भी मायने नहीं रखता। इसलिए दोनों पक्षों की जवाबदारी होती है, यानी संदेश देने वाले की और संदेश प्राप्त करने वाले की। तो यानी कम्युनिकेशन तब बेटर होगा जब दोनों का तालमेल इक्वल हो, है ना। नेक्स्ट आता है नियंत्रण। नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। अब जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून जो बनाए गए हैं, जो नीति बनाई गई है, उनके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किसी प्रकार की कोई ढील तो नहीं हो रही है? ये सब किसके अंतर्गत आता है? नियंत्रण के अंतर्गत। नियंत्रण यानी होता है कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना, कर्मचारियों को देख रेख में रखना कि वो ठीक ढंग से वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या उनको जो भी वर्क करने दिया गया है वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है हमारा समन्वय। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है ये हमारा मुख्य वर्ग का समन्वय। समन्वय यानी तालमेल, तालमेल यानी सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब उनमें सामंजस्य बनाकर रखना, किसी भी प्रकार का मतभेद ना होना। अब इतनी बड़ी संस्था जब चलेगी, प्रबंध का कार्य चल रहा है, तो उसमें अलग अलग वर्ग के, अलग अलग विभाग के कर्मचारी होंगे। उच्च विभाग होगा, मध्य विभाग होगा, निम्न वर्ग होगा, कर्मचारी होंगे, कई श्रेणी के लोग होंगे, पर उनमें तालमेल बहुत जरूरी है। अगर कुशल प्रबंध यदि चल रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसमें समन्वय है। समन्वय यानी तालमेल, सामंजस्य, सभी कर्मचारियों के बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। यदि सामंजस्य है तभी प्रबंध की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सफल होगी। यदि इसमें सामंजस्य नहीं है तो प्रबंध कुशलता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो जो प्रबंध की प्रक्रिया है, ये हमने पूरी इन सारे बिंदुओं पर प्रबंध की प्रक्रिया पढ़ी, है ना। और ये प्रबंध के कौन से कार्य हैं? मुख्य कार्य हैं। नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, निर्देशन यानी डायरेक्शन, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इनमें सभी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी में तालमेल जरूरी है। तो ये किसको जन्म देता है? प्रबंधकीय प्रक्रिया, यानी पूरा मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करता है? इन बिंदुओं पर डिपेंड करता है। और यही क्या है? प्रबंध के कार्य हैं। अभी हमने प्रबंध के मुख्य कार्य पढ़े, अब उसके बाद
हम प्रबंध के सहायक कार्य पढ़ेंगे। अभी हमने आपको बताया था प्रबंध के कुल कितने कार्य होते हैं, 2 कार्य। प्रबंध के कार्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक मुख्य कार्य जो भी हमने पढ़े थे, और अगला है प्रबंध के सहायक कार्य। प्रबंध के सहायक कार्य भी कुल 5 बिंदुओं पर है। पहला है नव प्रवर्तन यानी इन्वेंशन। कभी भी एक ही रीति से कार्य नहीं चल सकता। व्यवसाय अगर हम चाहें कि रूढ़िवादिता या एक ही रीति से, एक ही विधि से कार्य को हम करते चलें और व्यवसाय में हम आगे बढ़ जाएं, प्रगति कर जाएं, नहीं, ये संभव ही नहीं। व्यवसाय में नव प्रवर्तन यानी समय के साथ साथ परिवर्तन करना, चेंजेस करना, इन्वेंशन करना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, नव प्रवर्तन। ये भी किसका कार्य है, प्रबंध के सहायक कार्य है, जिससे वो व्यवसाय को प्रगति की ओर ले जाएगा। यदि एक ही टाइप की चीजें, एक ही जैसा हम कंटिन्यू में चलते जाएं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम व्यवसाय में क्या होंगे, पीछे आएंगे। यदि हमको आगे जाना है, हमको व्यवसाय को सफल रूप में बनाना है, कुशल प्रबंध में यदि हमको अपने व्यवसाय का स्तर को ऊंचा करना है, तो उसके लिए हमको इन्वेंशन करना पड़ेगा, नए नए प्रवर्तन करना पड़ेगा, नई नई वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा, समय के हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। उपभोक्ता की मार्केट में क्या मांग है, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। इसके लिए हमको बाजार में उतरना और उपभोक्ता के मन में क्या चल रहा है, वो किस चीज को मांग रहा है, किन वस्तुओं की मांग ज्यादा है, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना और नई नई वस्तुओं का नए नए तरीके से उत्पादन करना, नई नई टेक्नोलॉजी से उत्पादन करना, ये किसके अंतर्गत आएगा, नव प्रवर्तन यानी इन्वेंशन के अंतर्गत आएगा। ये भी प्रबंध के सहायक कार्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना यानी रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन यानी सबकी तरफ से कोई एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन करे, यानी प्रतिनिधित्व करना। जैसे बहुत बड़ा व्यवसाय है तो अपनी व्यवसाय की, अपने प्रबंध की छवि बनाना, ये किसका काम होता है, प्रतिनिधित्व करना, यानी प्रबंध का सहायक कार्य है। यानी अपने व्यवसाय की छवि प्रस्तुत, सबकी तरफ से एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करना, छवि प्रस्तुत करना और उसका मूल्यांकन करना, ये भी प्रबंध का सहायक कार्य आता है। नेक्स्ट है निर्णय यानी होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी कब, किस समय, कैसा निर्णय लेना, ये किसके अंतर्गत आता है, प्रबंध के सहायक कार्य के अंतर्गत आता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से बिजनेस में निर्णय लेने पड़ते हैं, व्यवसाय में निर्णय लेने पड़ते हैं, करंट में हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो ऐसी क्षमता किसमें होनी चाहिए, ये कार्य किसका है, प्रबंध के सहायक कार्य के अंतर्गत ही आता है। निर्णय लेने की क्षमता भी किसमें होनी चाहिए, प्रबंध में होनी चाहिए। नेक्स्ट है सौदेबाजी, जिसको हम क्या बोलेंगे, निगोटिएशन। यानी सौदेबाजी क्या होती है, व्यवसाय में सौदेबाजी भी करनी पड़ती है। कैसे सौदेबाजी करनी पड़ेगी, कि जैसे कि कर्मचारी हैं, अब वो बोनस मांगते हैं, वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं, हड़ताल करने की मांग करते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम हड़ताल करेंगे, तालाबंदी करेंगे। तो इस प्रकार उनको क्या करना पड़ता है, तालमेल बैठाने के लिए कहीं ना कहीं उनसे सौदा करना पड़ता है, सौदेबाजी करनी पड़ती है। तो वेतन, कमीशन, बोनस के रूप में भी कर्मचारियों के साथ प्रबंधक को क्या करना पड़ता है, सौदेबाजी भी करनी पड़ती है। ये भी किसके अंतर्गत आता है, सहायक कार्य के, क्योंकि प्रबंध का संचालन तो करना है। यदि कर्मचारी ठीक ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रबंध का संचालन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरीके से हमको सौदेबाजी भी कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। और लास्ट कार्य है प्रबंध का सहायक कार्य, शोध कार्य, रिसर्च वर्क। रिसर्च यानी नई नई खोज करना, नई नई इन्वेंशन तो हमने नव प्रवर्तन किया, लेकिन शोध यानी किसी भी चीज का गहनता से अध्ययन करना शोध कहलाता है। और नई नई रिसर्च करना, रिसर्च के बाद उसके सही मूल्यांकन करना और आंकड़ों पर पहुंचना, ये क्या कहलाता है, शोध कार्य के अंतर्गत आना है। यानी शोध करके व्यवसाय में किस प्रकार से नई नई नीति लागू की जाए, ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रबंध के सहायक कार्य के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आज हमने प्रबंध के कार्य पढ़े, सहायक कार्य और मुख्य कार्य। 5 बिंदुओं पर हमने ये सहायक कार्य पढ़े, ठीक है। थैंक यू।